हाय, बोलो गणेश भगवान की जय। नर्मदे हर मित्रों। हमने पिछले वीडियो में ये समझा कि एनएसडीसी एकेडमी के कितने प्रकार थे। एनएसडीसी एकेडमी, एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी, एनएसडीसी डिजिटल। ये जो इनके द्वारा, इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा चलाए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स की काउंटिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स का एलोकेशन, उनके नाम और किस प्रकार से स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड बेस पे, एमओयू बेस पे, जो इंटरनेशनल फंडिंग के आधार पे किस प्रकार की ट्रेनिंग कंडक्ट हुए, सिद्ध पोर्टल में उनके क्या डाटाबेस थे, ये सब हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। तो स्किल इंडिया मिशन 2015, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, ये दोनों लॉन्च हुए थे। और इनके साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी खोले गए। आरपीएल के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सर्टिफिकेशन हुआ, उसका फिर एलोबरेट हुआ, विस्तार भी हुआ। और एनएसडीसी एकेडमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कैसे एग्जिस्टेंस में आए, उनके क्या रोल थे, ये सब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। और उसी की सीरीज में स्किल इंडिया मिशन जो है, उसके इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स और स्कीम्स और क्या क्या हैं। स्कीम्स तो बहुत सारे, प्रोग्राम बहुत सारे हैं, उनको हम पार्ट टू पार्ट उसको हम ये अपलोड कर रहे हैं वीडियो में और डिस्कस भी कर रहे हैं। तो था उसके सीरीज में थर्ड पार्ट पे आज हम आएंगे, जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गणेश भगवान जी बने हैं, ये मेरा चैनल है, प्लीज़ हम उसी पे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नेप्स स्कीम पे। नेप्स क्या है, नेप्स 2.0 क्या है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जो इसी के साथ में नेप्स के साथ में एक ही डेट पे लॉन्च हुए थे। एक्चुअली नेप्स जो है इंडस्ट्री लेड है, लेकिन वो डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए है, जो डीजीटी के अंतर्गत है। और डीएसटी प्रोग्राम, ये सीटीएस प्रोग्राम का एक सेकेंड पार्ट है। डीएसटी, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये भी डीजीटी के अंतर्गत है, लेकिन इनिशिएटिव में दोनों इंडस्ट्री को कंसर्निंग है। और इंडस्ट्री कंसर्निंग है माने इंडस्ट्री लेड है ऑर्गेनाइजेशन एनएसडीसी, इसलिए उसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं हम और डीजीटी में भी पढ़ सकते हैं। एनएसडीसी में भी पढ़ सकते हैं और उसमें भी पढ़ सकते हैं, डीजीटी में। अब प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला क्या है, ये पी नाम क्या होता है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, रोजगार मेला क्या है, रोजगार मेला कब कब कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है, वो पूरा डिटेल। फिर कौशल दीक्षांत समारोह क्या होता है, कौशल महोत्सव क्या होता है, कौशलाचार अवार्ड क्या होता है, और स्किल कंपटीशंस कौन कौन होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल क्या है, वर्ल्ड स्किल पीडब्ल्यू यानी फिजिकल जो डेफिशिएंट हैं उनके भी पैरालंपिक की तरह है, एबलिम्पिक होता है स्किल पे। इंडिया स्किल कंपटीशन क्या है, और इसमें कौन से एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है, वो उन पे डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, न्यू एज स्किलिंग कौन कौन से इस पे समायोजित हैं, ये पूरी वीडियो राधे राधे बोलते हुए हम लोग इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो नेप्स पे आते हैं हम। ये नेप्स पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नेप्स पे ये आप शब्द याद रखना कि 9 अगस्त बोल रहा था मैं पहले, वो गलत था। 19 अगस्त 2016 को नेप्स लॉन्च हुआ। और ये ध्यान रखना कि apprenticeshipindia.gov.in इसकी वेबसाइट है, और ये अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है एक्चुअली। लेकिन नेप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो फंड है, पैसा देने का जो स्कीम है, वो अप्रेंटिसशिप से ही रिलेटेड है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन, देखिए ये क्या लिखा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, ये नेप्स कहलाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब अप्रेंटिसशिप क्या होता है भाइयों मित्रों,
तो जो अप्रेंटिसशिप होता है वो फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, फर्म के इनसाइड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन से बच्चा सीख के आया है, वो इंस्टीट्यूशन में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में लिमिटेड एडिशन के मशीनरीज होते हैं और उनको भी जो सिखाया गया है वो थियोरेटिकल बेस्ड ट्रेनिंग रहती है। लेकिन जो इंडस्ट्री के इनसाइड में, अंदर में जो मशीनरी है वो ऑटोमेशन की भी हो सकती है, अपडेटेड भी हो सकती है, और वहाँ जो व्यक्ति काम करता है वो सीखने के उद्देश्य से नहीं, प्रोडक्शन बेस्ड सर्विस देता है। तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी डिसिप्लिन, उसके मैनर ऑफ लाइफ, वो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी और ये सब चीज़ें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। छात्र को जो आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ग्रेजुएट हुआ है या कोई दूसरे स्कीम से आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षित हुआ है, शॉर्ट टर्म का नॉलेज रखता है, एनएसक्यूएफ की योग्यता उसके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति फैक्ट्री के बारे में समझने के लिए अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग ले सकता है। तो जब अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेगा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को तरह तरह योग्यता के अनुसार, उसके अलग अलग मापदंड के अनुसार उसका अलग अलग नाम भी होगा, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत संदर्भित है, अप्रेंटिसशिप रूल के अंतर्गत संदर्भित है। तो ध्यान देखते हैं हम कि दो प्रकार के विषय से अप्रेंटिसशिप होती है आईटीआई वालों के लिए। एक होता है डेजिग्नेटेड ट्रेड और एक होता है ऑप्शनल ट्रेड। ध्यान रखना कि ऑप्शनल, ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर अप्रेंटिसशिप वाज लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2018। जो नेप्स जो है वो लॉन्च तो हुआ था 19/8/2016 को, लेकिन ये ऑपरेशनल आया था। ऑपरेशन माने इन द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में। ये पैसा, फंडिंग, ट्रांसफ़र ये कब से स्टार्ट हुआ? 15 जुलाई 2018 से। ओके, अब हम आते हैं कि अप्रेंटिसशिप में कितने कैटेगरी के रूप में इसको बांटा गया है। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस, आईटीआई से योग्यता वालों को ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड मतलब व्यवसाय, और आईटीआई में जो भी पढ़ाई होती है वो ट्रेड ही कहलाती है। ट्रेड वेल्डर, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड फिटर, ट्रेड टर्नर, ट्रेड स्विंग टेक्नोलॉजी, ट्रेड कोपा, ट्रेड मतलब ट्रेड ही कहलाएगा। तो ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई के लिए है। फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस, फ्रेशर शब्द जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 2025 के अप्रेंटिसशिप रूल में अमेंडमेंट करके। तो फ्रेशर अप्रेंटिस ट्रेड अप्रेंटिस किसको बोला जाएगा? तो वो व्यक्ति होंगे जो नॉन आईटीआई हों, लेकिन वो फैक्ट्री में ही सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं चर्चा किया था, जैसे आपको बताया था कि जैसे कोई फीटर से ट्रेड अप्रेंटिस करेगा तो 10वीं के बाद उसको 2 साल की वहाँ ट्रेनिंग होगी इंस्टीट्यूशनल, और 1 साल की उसकी अप्रेंटिसशिप, जैसे मतलब 3 साल का उसका कोर्स होता है फिटर के लिए, फ्रेशर के लिए जो 10th या 12th योग्यता रखता हो। और जो वेल्डर या 1 वर्षीय सीटीएस कोर्स से फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनकी यदि निर्धारित योग्यता 8वीं है तो वो 2 साल का फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस इंस्टीट्यूट मतलब फैक्ट्री के इनसाइड करेंगे। लेकिन जो आईटीआई क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, एनटीसी सर्टिफाइड हैं, तो वो जैसे इलेक्ट्रीशियन से किसी ने आईटीआई किया है तो उसको अप्रेंटिसशिप करने के लिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो उनको ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाएगा। और जो फ्रेशर हैं उनको फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाएगा। उन्होंने कभी आईटीआई को देखा ही नहीं, फ्रेशर लोगों ने। वो तो फैक्ट्री के अंदर, इनसाइड द फैक्ट्री, वहाँ एक खुद का इंस्टीट्यूशन आईटीआई की तरह होता है, जो डायरेक्ट मशीन पे, प्रोडक्शन वाली मशीन पे ऑपरेटर के बाजू में खड़े होकर के ट्रेनिंग लेते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस। ओके, फिर सी कैटेगरी में है ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग आ सकते हैं। फिर जो सिर्फ पॉलिटेक्निक पढ़े होते हैं, जैसे आईटीआई वालों को ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाता है, वैसे जो सिर्फ पॉलिटेक्निक पढ़े होते हैं उनको टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहा जाता
है। ये शब्द ध्यान रखना जब हम अप्रेंटिसशिप एक्ट की अमेंडमेंट्स पे चर्चा करेंगे। अप्रेंटिसशिप एक्ट आया 1961 को और पब्लिश हुआ 1962 में गजट नोटिफिकेशन में। फिर उसका अमेंडमेंट हुआ जो 65 में भी हुआ। 65 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें जो स्टेट ओमिट था उसको इन किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर को लाया गया, गोवा को लाया गया। गोवा भी 62 में ही आज़ाद हुआ था। तो अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट 73 की बात हम करें तो उसका नोटिफिकेशन 74 को आया था। अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 86 को कहें, और अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 97, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 2007, फिर अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014। ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम मिलते गए हैं जो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो डी कैटेगरी में टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहलाएंगे पॉलीटेक्निक, और टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिस कहलाएंगे 12th जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन से किया हो। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र रन सच टाइप ऑफ कोर्सेस इन देयर स्कूल एकेडमिया that student can choose or study their 12th and 11th standard by vocational education instead of, that is not optional there, that is compulsorily based also, ऑप्शनल नहीं है। यानी आप मैथमेटिक्स और के मैथ्स ग्रुप के, बायो ग्रुप के, कॉमर्स ग्रुप के, आर्ट्स ग्रुप के, तो वोकेशनल ग्रुप्स के भी उनके लिए ई पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। एफ कैटेगरी में अप्रेंटिस परसुइंग ग्रेजुएशन, एक ऐसे व्यक्ति जो बीटेक कर रहे हों लेकिन पहले से पॉलिटेक्निक किए हों। तो जो बीटेक कर रहे हों तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि दो दो जगह पढ़ें, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा है कि कुछ ऐसे फैक्ट्री फार्म हैं जो बीटेक भी रन करा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उनके लिए एफ कैटेगरी है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उत्कर्ष ग्रामीण कौशल योजना ये है। और MES जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स हैं, इनके लिए भी जी कैटेगरी है जो RPL के माध्यम से सर्टिफाइड हैं। आप ये एच कैटेगरी में NSQF क्वालिफाइड RPL के माध्यम से जो 5वीं स्टैंडर्ड लोग जो 5वीं पढ़े होते हैं उनके लिए भी एच कैटेगरी में ये NAPS स्कीम का फ़ायदा देने के लिए और उनको अप्रेंटिसशिप में प्रमोट करने के लिए, लाने के लिए ये कैटेगराइज किया गया है। अब इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, तो इफेक्ट में अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2019, और ये जो आया था ये 10 जुलाई 2019 को इफेक्टिव हुआ था। परंतु अभी जो 2025 में भी अमेंडमेंट एक्ट माने रूल्स में चेंजेस आया है। तो इसमें क्या कहानी है कि 2014 और 2019 में ऐसा क्या हुआ अप्रेंटिसशिप एक्ट में कि सरकार को अपने जेब से प्रमोशन देने के लिए, इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए, अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए, स्किल इंडिया मिशन के तहत इसको मिशन मोड पे लाने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव किए। तो उसमें कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जो फैक्ट्री या फर्म में 4 से 29 तक यदि वर्कर हों तो वो अप्रेंटिसशिप को ऑप्शनल के रूप में ले करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ वर्कर की संख्या 30 या उससे ज़्यादा हो गई हो तो वहाँ अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगला बिंदु कहता है कि नेप्स के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार, नेप्स की जो गाइडलाइन है उसके बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार इंडस्ट्री द्वारा दिए जाने वाले स्टाइपेंड का 25% मैक्सिमम 1500 रुपया तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। ये नेप्स स्कीम के अंतर्गत है। स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड भी रिवाइज होता है। स्टाइपेंड की स्कीम्स जो लॉन्च हुए हैं उसमें अलग अलग। दूसरा है जो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए, BTP के बारे में, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के बारे में।
बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर कौन होते हैं? तो जैसे छोटे फार्म हैं, वहाँ पर आपको फ्रेशर अप्रेंटिसशिप रखना है, तो पहले उसको आपको बेसिक ट्रेनिंग जो CTS के कोर्स है उसको देना पड़ेगा। जो RPL से आए हैं उनको एसेंशियल ओरिएंटेशन का प्रोग्राम देना पड़ेगा। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के आए हों और अप्रेंटिसशिप यदि कर रहे हैं तो उनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बाद में ATS का सर्टिफिकेट मिलेगा, ATC का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NAC का प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC मिलता है। तो उस परीक्षा के लिए, वहाँ की नॉलेज के लिए थोड़ा सा थियोरटिकल में अपग्रेडेड वर्जन जो इंडस्ट्री लेड पे है वो बेसिक ट्रेनिंग कहलाता है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NAPS स्कीम के तहत, ये ध्यान दीजिएगा बात बिंदु क्रमांक 2 में, कि BTP को 500 घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा कि 15 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 500 घंटे के लिए BTP के स्कीम, NAPS स्कीम के तहत 7500 रुपये, 7500 रुपया पर ट्रेनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो NAPS स्कीम के दो बातें ध्यान रखना। पहला, जो छात्र को स्टाइपेंड मिलने वाला है उसमें इंडस्ट्री को वजन कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1500 रुपया और देगी, इंडस्ट्री के जगह में अपने तरफ से देगी, वहन करेगी। तो इंडस्ट्री इस पे खुश होकर के रेडी हो जाएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। दूसरा, जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए जो उनको खर्चा पड़ता है, उस खर्चा में पर स्टूडेंट 15 रुपया पर घंटा के हिसाब से अधिकतम 500 घंटे का अधिकतम 7500 रुपया, 7500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी NAPS स्कीम के तहत। ये क्लियर हुआ। अब हम आगे आते हैं कि RDSDE, ये देखिए RDSDE इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ NAPS भाई। गवर्नमेंट में जो स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स हैं उनके द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, कोई भी स्टेट है उसके डायरेक्टरेट में जो अप्रेंटिसशिप सेल है उनकी जिम्मेदारी है डेजिग्नेटेड ट्रेड की ट्रेनिंग के लिए NAPS का फंड रिलीज कराने के लिए। और जो प्राइवेट मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या प्राइवेट फार्म हैं जो ट्रेनिंग कराएंगे, और जो ऑप्शनल ट्रेड कहलाते हैं, जो CSTRI कोलकाता में नोटिफाइड नहीं हैं, वो ऑप्शनल ट्रेड वाले ट्रेड में यदि अप्रेंटिसशिप होता है, भाई क्यों नहीं हो सकता। कोई फैक्ट्री अपने से सिखा रही है, व्यक्ति को ट्रेंड करा दी और उसको RPL के माध्यम से या BICS RPL के माध्यम से यदि किसी कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय को या और भी एम्प्लॉयज़ को सर्टिफाइड करवा दिया है, अब उसको अप्रेंटिसशिप करना है, तो वो ऑप्शनल ट्रेड में आएगा। तो वो तो CSTRI कोलकाता में नोटिफाइड नहीं था, इसलिए वहाँ डेजिग्नेटेड ट्रेड DT नहीं कहलाएगा, तो वो ऑप्शनल ट्रेड कहलाएगा। तो ऑप्शनल ट्रेड को जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए SSC यानी सेक्टर स्किल काउंसिल इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ऑप्शनल ट्रेड में NAPS स्कीम नहीं लागू होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि आप CSR का अपना फंड यूज कर सकते हो, NSDC को, जो SSC का माई बाप है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ये 6 माह से 36 माह तक हो सकता है। ये था NAPS 1 की कहानी में। NAPS 1 जो 19 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ, इफेक्टिव हुआ 15 जुलाई 2018 से फंड का। अब जो NAPS 2.0 पे हम डिस्कस करते हैं, तो NAPS 2.0 में जब आप आएंगे, NAPS 2.0 ये लॉन्च हुआ 25 अगस्त 23 को, सॉरी, ये लॉन्च हुआ है 25 अगस्त 2023 को, ये डेट याद रखना। 2023 में PM सेतु स्कीम भी आई थी। 2023 में NAPS 2 आया। 2023 में आप जानते हैं NSQF का सेकेंड पार्ट आया, CTS 2 कहलाता है। 2023 में
सिद्ध पोर्टल आया, तो ये बदलाव आए हैं। फिर ये नेप्स 2.0 में क्या है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भी बल देता है। 25% स्टाइफंड और अधिकतम 1500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीबीटी के माध्यम से स्टूडेंट को प्रदान करेगी। और कंपनी सीएसआर का फंड, नेप्स 2.0 क्या कहता है कि कंपनी अपना सीएसआर का फंड यूज करके भी स्टाइफंड अपना दे सकती है। पहले कंपनी सीएसआर फंड का यूज नहीं कर सकती थी, अपने नेट प्रॉफिट से उसको देना पड़ता था। अभी सीएसआर का भी फंड यूज करके कंपनी अप्रेंटिसशिप को स्टाइफंड प्रोवाइड करा सकती हैं। इससे क्या है कि उनको थोड़ा सा हल्का हुआ। अंडर स्किल प्रोग्राम, ये लिखा है देखिए कि अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये नेप्स 2 जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को मोदी साहब ने और मिनिस्ट्रीज़ ने और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जो हम पढ़े थे कि एपेक्स बॉडी के रूप में गवर्निंग काउंसिल है, उसने 1 साल के लिए और बढ़ाया है 2026 तक के लिए। फिर उसके बाद दूसरा मिशन स्टार्ट होगा, स्किल इंडिया का दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो स्कीम एम्स टू ट्रेन, अभी नेप्स जो है 2.0 में, इसमें क्या है कि स्कीम एम्स टू ट्रेन 46 लाख 2023 से 2026 के बीच में लगभग 46 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का टारगेट है। इसमें ऑप्शनल ट्रेड जो होंगे वो 6 माह से 9 माह का टाइम ड्यूरेशन कर दिया गया। डेजिग्नेटेड ट्रेड जो है वो आईटीआई, इनके लिए मिनिमम 1 ईयर का है, और नॉन आईटीआई के लिए 2 ईयर के लिए, फ्रेशर्स के लिए मिनिमम कोर्स ये अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। इस पे समझने वाला बिंदु बात ये है कि नेप्स 2.0 के तहत ये कहा गया है कि जो 5वीं से 9वीं तक पढ़े हैं उनको 5,000 की स्टाइफंड, 10वीं पढ़ा है कोई तो उसको 6,000 की स्टाइफंड, 12th पास आउट है अथवा आईटीआई है तो उसको 7,000 का पर मंथ का स्टाइफंड, डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 8,000 का स्टाइफंड, और बीटेक या बीई या ग्रेजुएट है तो 9,000 का उसको स्टाइफंड दिया जाएगा। और डीबीटी आधार 2018 से 2025 के बीच में लगभग 42 लाख लोगों को, ये लगभग आप समझिए कि 42 लाख लोगों को दिया जा चुका है सिद्ध पोर्टल के अनुसार। नए प्रपोजल में क्या कहा जा रहा है कि 36% स्टाइफंड को बढ़ाने की बात कह रहा है कि जो 5,000 से 9,000 पाते थे वो 6,000 से 12,300 तक के लिए इसमें प्रावधान किया जा रहा है। तो नेप्स मतलब ये मान लो कि जो स्टाइफंड के बदले में 1,500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी इंडस्ट्री की जगह में, और नेप्स 2 में ये भी कह दिया है कि सीएसआर का फंड भी यूज कर सकते हो। और अभी तो नेप्स 1 और नेप्स 2 दोनों में है कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर को 7,500 रुपया पर ट्रेनी और मैक्सिमम 500 आवर्स के लिए, और ₹15 पर आवर के रूप में पर वो ट्रेनिंग पैसे का भुगतान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी नेप्स स्कीम के अंतर्गत। इसी डेट पे डीएसटी आया था, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो था वो ये था कि जैसे इसमें बच्चा अप्रेंटिसशिप सीखने जा रहा है, वैसे ही सीटीएस का कोर्स यदि वो करता है आईटीआई से, तो उसको 1 वर्ष के कोर्स में कुछ घंटे, कुछ महीने या आधा टाइम उसको फैक्ट्री के इनसाइड ट्रेनिंग लेनी है। ये है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। जैसे कोई 1 वर्ष का कोर्स है तो कम से कम उसको 4 माह, 3 माह से 6 माह तक उसको फैक्ट्री के इनसाइड ट्रेनिंग लेनी है, और कम से कम 9 माह से 6 माह से 9 माह तक उसको इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेनी है। ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए बनाए गए थे। तो वो है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यानी वो भी फैक्ट्री के अंदर, नेप्स वाला भी अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वो भी फैक्ट्री के अंदर, ओजेटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो भी फैक्ट्री के अंदर, जिसको नेप्स 2 में इंक्लूड किया गया है। ओजेटी प्रोग्राम को एनहेंस करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ अपने जो डिपार्टमेंट है एमएसडीई और डीजीटी और सेक्टर मेंटर काउंसिल ने जो नया एनएसक्यूएफ लेवल, एनएसक्यूएफ 2 जो
जो अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, रन कर रहा है अभी नए सिलेबस CTS 2.0 पे। तो उस पे आप देखिएगा सिलेबस 1200 घंटे का कर दिया गया है। तो एक साल में 1200 घंटे किया गया है, जो कभी 1600 घंटे हुआ करता था। तो क्यों ऐसा क्यों किया गया है, तो उसको आप जब समझेंगे तो 150 घंटे 150 घंटे का उसने रख दिया है कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना है। ITI वालों को, रेगुलर CTS वालों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना है। तो जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने जाओगे तो इंस्टीट्यूट तो ऐसे ही MOU के साइन के बिना वो अलाउ नहीं करेगी, तो वो भी प्रोसेस है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना है अथवा ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। और जो बचता है 1300 के बाद जो 250 घंटे और बचे उस 1600 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है समझ रहे हैं, कि जैसे ये ITI वालों में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई बंद हो चुकी है, वो 75 घंटे बस की है बेसिक लर्निंग के रूप में। तो वो उसके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आप जो ऑप्शन के रूप में पढ़ सकते हैं, उसी 1250 के आगे 150 और 150 के आगे 240 घंटे का। ये हुआ क्लियर कहानी। ओके। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, ये जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि डुअल सिस्टम ऑफ जो ट्रेनिंग है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में फैक्ट्री में और ITI में दोनों के बीच में इसके कोर्स रन होते हैं। ये वास्तव में DGT के बारे में जब स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तब इसको मुझे लॉन्च करना था। पर NSDC के इसमें भी हमने ये NAPS स्कीम और इंडस्ट्री लेड होने के कारण लेके आए हैं। तो इसकी गाइडलाइन 10 जुलाई 2017 को ये गाइडलाइन जारी किया गया था। इसमें ऐसे ITI जिनके 2 ग्रेड या उससे ऊपर हों, इसके लिए DST के लिए ये एलिजिबल होंगे। और इसमें जो संशोधन किए गए थे कि 6 माह का कोर्स, ये फर्स्ट जो है 1 to 3 मंथ इज मस्ट एज पर रिवाइज्ड, 6 माह का कोर्स अनिवार्य है। 1 ईयर के कोर्स जो है वाले ट्रेनिंग के लिए 5 माह अनिवार्य है। ITI 5 माह का इंडस्ट्री में अनिवार्य है। 1 साल के कोर्स वाले के लिए 6 माह के लिए 1 से 3 महीना अनिवार्य। और जो 2 वर्ष के कोर्स हैं उनमें 9 माह का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, तो ऐसे एम्प्लॉयर DST प्रोग्राम रन करा सकते हैं जहां पर, याद रखिएगा कि 200 कर्मचारी, या तो इंजीनियरिंग है तो 200 कर्मचारी से ज़्यादा हों, अथवा 200 कर्मचारी से कम हों यदि नॉन इंजीनियरिंग है तो उस केस में क्या कह रहा है कि 40 कैंडिडेट को 200 कर्मचारी से ऊपर होने पर DST में वो एलिजिबल करेंगे, और नॉन इंजीनियरिंग में 6 कैंडिडेट को एलिजिबल करेंगे। नॉन इंजीनियरिंग का क्या मतलब, जैसे कोई होटल मैनेजमेंट है, होटल है बहुत बड़ी, वहाँ पे बच्चे को इंटर्नशिप की तरह डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में तो वो पंजीयन कराएंगे। तो यहाँ पे IT ब्यूटी का टेक्नीशियन का है, माने जो होटल से उनसे रिलेटेड है। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का यही अंतर है, गारमेंट मेकिंग नॉन इंजीनियरिंग में आता है। फिर मिनिमम टर्नओवर ऐसे फर्म की जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ के बराबर हो। तो देखो 10 करोड़ और इसको में क्या संशोधन किया गया है, ध्यान देना। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से हाईलाइट करता हूँ। जो मैं बताया था उसमें थोड़ा फिर से DST में बात करते हैं कि पहले नियम ये था कि 200 से अधिक कर्मचारी हों इंजीनियरिंग के लिए, वो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए पात्र हैं। लेकिन संशोधन करके 40 कर्मचारी हों यदि तुम्हारे फैक्ट्री में, तो आप डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग रन करा सकते हैं फैक्ट्रियों के लिए। पहले नियम था कि नॉन इंजीनियरिंग में भी 200 हों तो आपको डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कराना होगा। अब नया नियम है कि 6 या 6 से अधिक यदि आपके कर्मचारी हैं तो आप डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए
आप जो है एलिजिबल हैं। पहले नियम था कि फैक्ट्री का टर्नओवर यदि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तभी डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करा सकते हैं, पर नया नियम है कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो भी आप करवा सकते हैं। पहले था कि नॉन इंजीनियरिंग में भी 10 करोड़ था, उस गिरा के 10 लाख कर दिया गया है ना। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके यहाँ मंथली ईयरली टर्नओवर यदि 10 लाख रुपया है तो भी आप डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करा सकते हैं। आपको कराने के लिए एमओयू साइन करना होगा। अब उसके लिए क्या नियम है कि एमएसएमई में कम से कम 2 साल से रजिस्टर्ड हो। एमओयू साइन किया जाएगा 3 ईयर्स के लिए या 2 ईयर्स के लिए, बाद में वो रिन्यू हो सकता है। तो उसमें आईटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है डीएसटी में कि वो आईटीआई एमओयू में साइन करते हैं और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप के लिए इंडस्ट्री में विजिट टाइम में विजिट करेंगे, इंडस्ट्री फिटनेस का भी देखेंगे, थ्योरी की पढ़ाई देखेंगे, ट्रेनिंग का फंडामेंटल सिखाएंगे। और इसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है, देखो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, रिकॉर्ड डाटा रखेंगे, एलोकेट करेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा तो आईटीआई में ही होगी, डीएसटी में ही होगी, लेकिन अटेंडेंस और इंटरनल के जो मार्क्स होते हैं जो है क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो दोनों जगह के एक साथ प्लस करके और फिर आईटीआई में उस बच्चे के एकेडमिक वैल्यू, एकेडमिक जो सर्टिफिकेशन है उस पर क्रेडिट होता है। तो पहले नियम था कि 6 माह के लिए 1 से 3 माह पहले जो था ना, पहले नियम ये था 2017 के उसमें कि मतलब 6 माह के आईटीआई कोर्स के लिए डीएसटी अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है कि 1 से 3 माह का ओजेटी अनिवार्य है। 1 साल वाले के लिए पहले 5 माह था, अभी 3 से 6 माह का अनिवार्य कर दिया। 2 साल वाले के लिए पहले 9 माह का था और अभी 2 साल वाले के लिए 6 से 12 मंथ का इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, कुछ बीच में मिस्टेक हुए थे उसके लिए सॉरी, तो थोड़ा उसको मैंने रिकॉल करके इम्प्रूव कर लिया हूँ। अभी वो मेरा पुराना नोट्स था यार, अभी इसको और देखते हैं। तो देखो इसमें सुस्पष्ट है, मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया था कि ये भी रखा है पीडीएफ में। तो इसमें देखो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, ये क्या है कि ये 19 अगस्त 2026 को ये लॉन्च हुआ, नेप्स के साथ में लॉन्च हुआ। फर्स्ट फेज़ में 10 ट्रेड बस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे नेप्स स्कीम में, बाद में इसमें और भी ट्रेड लॉन्च हुए। तो फर्स्ट गाइडलाइन कब आया? 19 अगस्त 2016 को पहला गाइडलाइन आया। तो उस गाइडलाइन में 10 ट्रेड्स लिखे हुए थे जो नेप्स के लिए एलिजिबल थे। ओके, इसके बाद रिवाइज्ड गाइडलाइन आया 10 जुलाई 2017 को आया। तो इसमें क्या क्या, फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाले का ही चर्चा कर लेते हैं अभी कि जो 19 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ तो उस गाइडलाइन में क्या क्या बिंदु थे। वही थे कि 3 माह का ट्रेनिंग 1 साल वाले को, 2 साल वाले को 9 माह का ट्रेनिंग, और उसमें मिनिमम 200 कर्मचारी हों तभी वो इंडस्ट्री पार्टनर बन सकता है। 10 करोड़ की उसकी वार्षिक आय होगी, टर्नओवर होगा, तभी इंडस्ट्री पार्टनर वो डीएसटी के लिए एलिजिबल होगा। ये 2016 के उसमें संदर्भित था। फिर बाद में आप जानते हैं कि 2017 में जब ये आया तो उसमें 16 ट्रेड को इंक्लूड किया गया और इसमें ब्लॉक सिस्टम अपनाया गया कि इकट्ठे 9 माह नहीं, उसको बीच बीच में ब्लॉक के रूप में कि 2 माह फिर 3 माह फिर 1 माह ऐसा करके ब्लॉक सिस्टम लॉन्च किया गया। और इसमें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। और वही जो हम बता रहे थे 2019 का जो संशोधन हुआ था, 2017 के संशोधन में 16 ट्रेड आए और 2018 के संशोधन में क्या हुआ कि ये ब्लॉक सिस्टम आया। और 2019 के संशोधन में क्या हुआ गाइडलाइन में कि 1 जनवरी 2019 को जो गाइडलाइन आई उसमें क्या हुआ है कि नेप्स स्कीम से डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को अलग कर दिया गया। तो डीएसटी CTS scheme was de-linked from NAPS scheme on 1st January of 2019। ये ध्यान रखिएगा
फिर दिया है कि इंडस्ट्री जिनका CSR फंड जिनके पास है या रोल है वो ऑप्शनल कर सकते हैं स्टाइफंड, ऑप्शनल ट्रेड के लिए भी वो अपने से स्टाइफंड दे सकते हैं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनी इंडस्ट्री के इनसाइड CTS की कोर्स करने जाएंगे उनको स्टाइफंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी। मतलब पहले देती रही होगी, तभी तो ऐसा लिखा है नेप्स की तरह। ठीक है, तो जिस ITI का ग्रेडिंग पहले तक 2 या 2 से अधिक है वो DST के लिए एलिजिबल है। अब उसमें क्या क्या और संशोधन हुआ 2019 में, तो इसमें ये संशोधन हुआ कि ये मुख्य बिंदु है, इस पे ब्लैंक जो लिखा है ITP हैविंग डैश 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 एलिजिबल, तो ये डैश 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 में क्या आ सकते हैं, ये बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक। नंबर 1 ध्यान सुनिएगा, 40 या उससे अधिक कर्मचारी हों किसी इंजीनियरिंग फर्म में, तो वो 40 या 40 से अधिक यदि कर्मचारी उसके पास हैं तो वो DST के लिए एलिजिबल है। नंबर 2, 6 वर्कर या उससे अधिक हों नॉन इंजीनियरिंग में, तो वो DST के लिए एलिजिबल है। और मिनिमम टर्नओवर अब 10 करोड़ नहीं है, नहीं 1 करोड़ हो इंजीनियरिंग में तो एलिजिबल है, और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 10 लाख है। अब ड्यूरेशन जो हो गई है वो क्या चेंजेस आया है कि 6 माह के लिए जो पहले अनिवार्य नहीं था वो 1 से 3 माह तक ब्लॉक सिस्टम के आधार पे डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग अनिवार्य है। और 1 वर्ष के कोर्स में 3 से 6 माह तक का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य है 3 से 6 माह तक। और 2 वर्ष के कोर्स में 6 से 12 माह तक इंडस्ट्रियल कोर्स ब्लॉक मेथड पे अनिवार्य है। ओके, तो ये हुआ है भाई साहब इसमें बदलाव DST में। एक और बिंदु यहाँ साइड में है, इसको हम पढ़ नहीं पाए, ये देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ से, फर्स्ट वाले में इसको हम समझते हैं कि नेप्स DBT वाज लिंक्ड। अच्छा, शुरू में ही जब लॉन्च हुआ था तो नेप्स का भी DBT में लिंक्ड था, नेप्स की तरह DST भी नेप्स स्कीम में, मतलब अप्रेंटिसशिप की तरह DST भी नेप्स स्कीम में लिंक्ड था। फिर इसके बाद ये 2019 के संशोधन के बाद, ठीक है, हाँ पहले तो ये भी जिक्र था कि यदि कोई व्यक्ति DST से ITI कर लिया, उसने नेप्स का पैसा लिया, प्रॉफिट लिया, बेनिफिशियरी हुआ, अब वही व्यक्ति ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करेगा तो क्या नेप्स में वो दोबारा बेनिफिशियर हो सकता है? तो पहले ऐसे प्रावधान था कि 1 साल के गैप करने के बाद यदि वो अप्रेंटिसशिप करेगा तो उसको फ़ायदा, उसको प्रावधान बेनिफिशियरी वो रहेगा डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में भी नेप्स के पैसे का, फंडिंग का। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद, जनवरी 2019 के संशोधन के बाद DST को परमानेंटली डिलिंक कर दिया गया, हटा दिया गया नेप्स स्कीम से। इज़ दैट क्लियर? तो आगे अब हम देखेंगे, अब तो PM सेतु आ गया तो DST क्या, अब तो PM सेतु में वारे न्यारे हो जाएंगे क्योंकि उसमें इंडस्ट्री ही लीडिंग करेगी। सम मोर SOPs हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर में हैं कि टोटल 138 CTS कोर्स हैं जो CTS 2.0 के अंतर्गत हैं। उसमें से ऐसे कोर्स जो 138 हैं, CTS के बहुत सारे कोर्स हैं लेकिन 138 कोर्स DST के अंतर्गत रन कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इंडस्ट्री पार्टनर और ITI दोनों मिलकर के बनाएंगे, लेकिन CBT एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ITI में ही होंगे। ये है DST। हम इसलिए DST को लेके आए थे कि DST को लाने का मकसद ही ये था कि ये नेप्स के साथ में ये भी लॉन्च हुआ था, पर बाद में 2019 से इसको डीलिंक किया गया था। अब आते हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, ये PM नाम कहलाता है। तो ये PM नाम क्या है, तो ये 2009 मई 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। ये 2/5/2022 की बैठक में ये डिसाइड किया गया था कि
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाया जाना अनिवार्य है। इसको नाम दिया गया मेला का। अभी तो ये युवा संगम में भी मर्ज हो गया है। तो ये क्या है, इस पर समझेंगे आप कि ये नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ, ऑर्डर पास हुआ 9/5/2022 को, एग्जीक्यूटेड ऑन सेकेंड मंडे ऑन 3rd of the numbers of district in a state। जैसे किसी स्टेट में 60 जिला हैं, जैसे किसी स्टेट में 36 जिला हैं, तो उसको 3 टुकड़े में बांटेंगे तो 12 जिला हो गए। तो 12 जिला पहले फेज में इस महीने के सेकेंड मंडे को आयोजित होंगे। फिर जो दूसरे 12 और बचे पहले वाले को छोड़ करके, उनमें अगले महीने के मंडे को आयोजित होगा, सेकेंड मंडे को। फिर जो लास्ट में 12 और बचे, उनमें अगले महीने के सेकेंड मंडे को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित होगा। ऐसा प्रोग्राम, ये प्रधानमंत्री पीएम नाम का जो स्कीम है, इसका उद्देश्य ये है। तो इसमें जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, वे सब आते हैं। तो मोस्टली ये आयोजन नोडल आईटीआई जो होती है, अर्थात ज़िले की आईटीआई, वहाँ इसका परमानेंट एक अनेक्चर के रूप में होस्टिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश में 18, ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में 18 बार ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन हुआ है अब तक। और इंडिया में 257 डिस्ट्रिक्ट, हर सेकेंड मंडे में पूरी इंडिया के हर सेकेंड मंडे को, हर महीने के सेकेंड मंडे को 258 डिस्ट्रिक्ट 57 डिस्ट्रिक्ट में रन होता है। ये बिल्कुल राज्यसभा की सीट की तरह हो गया, यानी पूरी तरीके से कभी भंग नहीं होती है, पूरी एक साथ कभी इलेक्शन भी नहीं होगा, वो पार्ट टू पार्ट चलता है। तो dgt.gov.in/ऐप मेला, अप्रेंटिसशिप मेला, इससे आप जा सकते हैं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को हमने, जबकि ये किसका स्कीम है, डीजीटी का, पर हम एनएसडीसी के संदर्भ में लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि अप्रेंटिसशिप में बच्चे कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री में जाएंगे। तो फैक्ट्रियों की जो लीडरशिप में कौन सी इंस्टीट्यूशन बनी हुई है एमएसडी के अंतर्गत, तो वो एनएसडीसी बना हुआ है, जो एसएससी के द्वारा रन हो रहा है। इसी कारण से, क्योंकि बच्चे को अप्रेंटिसशिप में जाने के लिए जो कंपनी आएंगी, वो ऑलरेडी वो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी। कहाँ रजिस्टर्ड होंगी? एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगी। इंडस्ट्री का है तो इंडस्ट्री में वहीं पर रजिस्टर्ड होंगी वो कंपनियां। फिर आगे आते हैं, आरडीएसडीई इज एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। आरडीएसडीई को जो फंड है, जो खर्च होता है आरडीएसडीई का, वो निमी से रियम्बर्स होता है। निमी उसको बाद में फंड ट्रांसफ़र कर देती है। निमी सोसाइटी है, उसका काम थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर के रूप में भी है निमी का काम, कि आरडीएसडी इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं। और ये पूरा काम कौन करवा रहे हैं? सीएसी, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो है, उनके द्वारा हो रहा है। तो इसमें ये नोट्स को देखेंगे कि 21 अप्रैल 2022 के बैठक में ये तय हुआ कि नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। डीजीटी के लिए आरडीएसडी को इसमें चुना गया कि आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में रहेंगे, और एनएसडीसी के लिए एसएससी को चिन्हित किया गया कि आप इसमें अप्रेंटिसशिप को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इसमें apprenticeshipindia.org.in है एनएसडीसी के ओजेटी प्रोजेक्ट के लिए एसएससी के द्वारा, और आरडीएसडी जो डीजीटी के अंतर्गत है, वो तो अभी सिद्ध पोर्टल में भी चले गए सब ये एसएससी का भी, उसका भी सीधे सिद्ध पोर्टल में सब पंजीयन करो। तो apprenticeshipindia.gov.in में ये डीजीटी आरडीएसडी के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे टेक्निकल ट्रेड है, हम वापस थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप की ओर जाएंगे
तो जो मैंने अभी चर्चा किया था वो ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेड अप्रेंटिस है, ध्यान रखना, आईटीआई वाली जो ट्रेड अप्रेंटिस की कोर्स है जो डेजिग्नेटेड अथवा ऑप्शनल ट्रेड के रूप में जानी जाती है, तो उसको समझिएगा कि डेजिग्नेटेड के लिए डीजीटी जिम्मेदार है, आरडीएसडी के माध्यम से भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, और ऑप्शनल ट्रेड के लिए एनएसडीसी जिम्मेदार है, वो एसएससी के द्वारा इम्प्लीमेंट कराएंगे। और सर्टिफिकेशन दोनों को एनसीवेट से मिलेगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनसीवेट से मिलेगा। परंतु जब ग्रेजुएट ट्रेनी की बात आएगी अप्रेंटिसशिप में, तो ग्रेजुएट ट्रेनी जो होंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो और चाहे नॉन इंजीनियरिंग हो, वहाँ पर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग BOAT आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर माने HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थात आजकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसके अधीन बोर्ड बने हुए हैं। जैसे कोई बीकॉम किया है और फैक्ट्री किसी बैंक में अप्रेंटिसशिप ले रहा है, तो वहाँ नेप्स नहीं, वहाँ नेट्स स्कीम चलता है, समझ गए ना, नेट्स चलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उनका अलग रतबा है नेट्स वालों का, और उसमें भी फंड सपोर्ट है। तो वो कौन का जिम्मेदार है वहाँ इम्प्लीमेंट कराने के लिए? BOAT, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जब हम अप्रेंटिसशिप के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये समझने में, वो कौन कौन से बोर्ड के ऑफिस हैं, ये हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। कानपुर में तो है ना, तो ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि ग्रेजुएट के लिए बोर्ड की सर्टिफिकेशन होती है, और जो नॉन ग्रेजुएट हैं जैसे पॉलिटेक्निक है, तो पॉलिटेक्निक में जो है तो उसमें भी हायर एजुकेशन से ही, क्योंकि वो तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, तो इसलिए उसमें भी बोर्ड के जो द्वारा है, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के द्वारा क्या होगा, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा। और स्टेट स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और मिशन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। 9 जनवरी 2023 को भारत के 242 जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है रखा गया था। प्रत्येक महीने के दूसरे सोमवार को रखा जाएगा, छुट्टी होने पर अगले दिन में होगा। RDSDE और स्टेट के डायरेक्टरेट स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस जो होते हैं वो जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को रन कराने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश का MPSSB EGB, इसका जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी रहती है, इसलिए आदेश अक्सर आता है कि PM नाम में सभी बच्चों को नॉमिनेट करें करके। तो ये PM नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में भागीदारी में कौन कौन बुलाए जा सकते हैं? RDSD के मेंबर, SSC के मेंबर, बोर्ड के मेंबर, MSME के, थर्ड पार्टी एबल असेसर के, और ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, ये सब आ सकते हैं। पर जिले की ITI इसमें आयोजक होगी, कार्यक्रम का संचालक और प्रभारी होंगे। 7 से 10 दिन पूर्व वो पेपर में, TV में प्रचार प्रसार करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो DSC होती है, SSC होती है, इनकी जिम्मेदारी है कि आप जो है इनको प्रचार करिएगा। तो TPA बॉट और इन सब की जिम्मेदारी है कि 7 से 10 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट करना है। जिला की ITI को मेला सेंटर कहा जाएगा। प्री मेला की एक्टिविटी तैयार करना होगा। फिर इसमें आप देखिएगा कि ये भोजन करने के लिए, जलपान के लिए, माइक के लिए, LED आदि व्यवस्था करने के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र जो होता है ना, जूनियर, उसको, उन सबको मेला में, माने जो नोडल ITI के प्रिंसिपल है कहना चाहिए, तो असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र के रूप में वहाँ पर किसी को नॉमिनेट किया होगा, तो प्रिंसिपल वहाँ पर 30,000 रुपया एक मेला के लिए प्रिंसिपल के ITI के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें प्रचार प्रसार के 2500, प्रिंटर बैनर के 2500, अब फोल्डर नोट बनाने के 1500, स्थान शुल्क, सामान्य खाना पीना के इनके 1500, टेंट, TV, माइक इनके 8,500। सोचने वाली बात है कि सरकार जो है कितना खर्चा करती है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के लिए, और बच्चे उसमें जा नहीं पाते, और जाते हैं तो वापस चले आते हैं। बच्चों में इंटरेस्ट जगाना
इंटरेस्ट आना भी बहुत ज़रूरी है। स्टेट अप्रेंटिस मॉनिटरिंग सेल को फंड दिया जाता है। जो स्टेट का अप्रेंटिस मॉनिटरिंग फंड जो सेल होता है, जैसे एस स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र का जो सेल है, वो उनके पास फंड दिया जाता है RDSD के द्वारा। और ITI पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित JSS के कैंडिडेट, इनको भी डिग्री डिप्लोमा वाले इन सब को बुलाया जाता है और इन सब का उसमें इंक्लूजन अनिवार्य होता है। IT टूल्स का प्रयोग करना, सोशल मीडिया, इन सबको बताना। मध्य प्रदेश के 55 सेंटर एलोकेटेड हैं, जिसमें 18 जिला में हर महीने के सेकंड सोमवार को आयोजित होता है। तो ये इतने इस पे संदर्भित हैं अनिवार्य रूप से। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से हम आ भले गए, लेकिन अभी भी हमारे हिस्से में है। हिस्से में होने का मतलब क्या है? वो तो एम्प्लॉयमेंट तो रखे हैं अपने पास, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD माने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हमारा सब कुछ। अब MSDE तो है ही है दादा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों लिया गया है? क्योंकि ग्रेजुएट ट्रेनी को बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन मिलता है, और ऑप्शनल ट्रेड और डेजिग्नेटेड ट्रेड वालों को जो अप्रेंटिसशिप के उपरांत जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, वो NCVET से मिलता है। और MSME तो अनिवार्य ही है, क्योंकि वो खुद फैक्ट्री का हेड ऑफिस है, तो वो रहते हैं, तो इनके होना ज़रूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ E&L क्या है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो जानता था ये। अच्छा, पहले जो था स्कूल एजुकेशन, स्कूल का अलग हुआ करता था, ठीक है, तो वो है, अभी इनको मर्ज करके नया बनाया गया। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब रोजगार मेला पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला पे बहुत अच्छा चर्चा हुआ। रोजगार मेला जो होता है, ये वास्तव में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है, प्लेसमेंट ड्राइव है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं है। चाहे आप अप्रेंटिसशिप पहले कर चुके हो, चाहे अभी आपका अप्रेंटिसशिप में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, नौकरी नहीं लग पाई है, लेकिन आपको अब परिवार की जिम्मेदारी भी उठाना है, आपको नौकरी में जाना है, तो आपको फैक्ट्रियों के पास ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। फैक्ट्री आपके द्वार पे आ गई, आपकी ITI में, या फिर अब इसमें एक अनिवार्यता नहीं है कि ITI में ही हो, ये कॉलेज में भी हो सकता है रोजगार मेला, ये किसी बड़ी ग्राउंड में हो सकता है, बहुत बृहद रूप में इसका नाम युवा संगम दिया जा सकता है। स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हो तो इसी का नाम कौशल महोत्सव रख दिया गया। समझने की बात है। कोई इसको जॉब फेयर मेला बोलेंगे, जॉब फेयर बोलेंगे, कोई रोजगार मेला बोलेगा, रिक्रूटमेंट ड्राइव बोल सकते हैं, प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो ये आपके पास फार्म, फैक्ट्री जो भी हो, वो आपके पास आएंगी। इसके लिए जिला रोजगार अधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होते हैं रोजगार मेला आयोजित करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से मॉडल कैरियर सेंटर बनाए गए हैं, मॉडल कैरियर सेंटर, और उनके मॉडल कैरियर काउंसलर भी बनाए गए हैं। इसी तारतम्य में आप याद रखिएगा कि स्ट्राइव योजना के तहत मध्य प्रदेश में 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मॉडल प्लेसमेंट सेल बनाए गए हैं। ITI के प्रिंसिपल वहाँ के जिला रोजगार अधिकारी बना दिए गए कई जगह। तो ये बात है। ये तो खैर गलत इसलिए कहूँगा मैं, क्योंकि दूसरे जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल, जैसे मैंने ये गौर किया कि अदर इंस्टीट्यूशन ये समझती है कि रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव सिर्फ ITI के लिए ही पात्र है, ITI वाले जाने। क्यों? क्योंकि ITI का प्रिंसिपल एक्स ऑफिशियो बना दिया जाता है इस पे जिला रोजगार अधिकारी के रूप में। तो ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। तो रोजगार मेला जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये कब कब कैसे हुआ, पहले ये समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फंड देती है, NSDC इसको मैनेज करता है क्योंकि इंडस्ट्री लेड होता है। तो इसमें कौन कौन रोजगार मेला में पार्टिसिपेंट हैं? NSDC, जिसके SSC इंडस्ट्रीज आएंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ PT, ये क्या है? हाँ, NRLM तो जान गया, रूरल लाइवलीहुड मिशन है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ
पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल माने निजी नहीं, व्यक्तिगत जो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग है ना, वो कार्मिक और लोक जो शिकायत और वो पेंशनर विभाग मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत DOPT आता है। फिर इस पे अपन देखते हैं तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूरल लाइवलीहुड मिशन चलाने के लिए सबसे सटीक बात बताएं, ये प्रधान नाम का जो NGO है, ये जिन जिन जिला में होंगे वो जान जाते होंगे। प्रधान का यही काम है, ये प्रधान का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन। ये डेवलपमेंट एक्शन का ये NGO है एक्चुअली। तो ये रोजगार मेला के लिए बुलाए जाते हैं और अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इनको लगाया ही गया है कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यदि वो पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते तो किससे करवाएं। तो एक NGO, प्रधान NGO को ये कार्यक्रम दिया गया है स्टेटों में, खासकर हमारे मध्य प्रदेश में तो है। तो वो प्रधान NGO अपने से एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहाँ व्यक्तियों को रोजगार मेला के लिए सूचना देते हैं, आमंत्रित करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं रोजगार मेला कब कब आयोजित हुआ। पहली बार आयोजित हुआ फर्स्ट टाइम 22 अक्टूबर 2022 को, जिसमें 75,000 लोगों की भर्ती हुई। टोटल नेशनल लेवल का डाटा है, ये अलग अलग जिलों से कलेक्ट करके निकाला गया। सेकेंड बार भी 22 नवंबर 2022 को। थर्ड है 20 जनवरी 2023 को। फोर्थ नंबर है 13 अप्रैल 2023 को। पाँचवा नंबर है 16 मई 2023 को। छठवां है 13 जून 2023 को। सातवां 22 जुलाई 2023 को। आठवां जो हुआ है वो 28 अगस्त 2023 को 51,000 लोग आए हैं, जिसमें ये सेंट्रल फोर्स जो है इसको भी ये भी शामिल हुआ है, BSF ये भी शामिल हुए हैं रोजगार मेला के लिए। फिर नौवें बार रोजगार मेला में माने BSF की भर्ती को भी इसमें शामिल किया गया था, ये कहना चाहते हैं। और 9वें नंबर का जो रोजगार मेला हुआ था वो 26 सितंबर 2023 को। 10वां हुआ था 28 अक्टूबर 2023 को। इसमें कर्मयोगी सर्टिफाइड जो IGOT के कर्मयोगी सर्टिफाइड हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था रोजगार मेला में। ये देखिए चमत्कार, IGOT कर्मयोगी से। और 11वां हुआ था 30 नवंबर 2023 को। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में भी रोजगार मेला आयोजित करने के लिए प्रीमाइसेस को लिया गया था। और 12वें में कब हुआ था कि 12 फरवरी 2024 को 1 लाख लोग इसमें, देखिएगा ये नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगभग 3 महीने के बाद हुआ और ये दिल्ली में हुआ था। और फिर 13वां जो हुआ था वो फिर गैप आया। देखिए फरवरी के बाद क्यों गैप आया, इलेक्शन हुआ था, याद करिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर लगभग 8 महीने के बाद अक्टूबर 2024 को 13वां हुआ। फिर दिसंबर 24 को 14वां और 26 अप्रैल को फिर 4 महीने का गैप हुआ, 15वां हुआ। फिर 12 जुलाई 3 महीने के गैप के बाद 12 जुलाई को 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया था। और फिर आगे जब हम आएंगे देखिए 17वां नंबर का है 24 अक्टूबर 2025 को हुआ है। फिर जनवरी को 18वां रोजगार मेला। इसमें ऐसा गारंटी जरूरी नहीं है कि हर सोमवार को आयोजित होना है। रोजगार मेला है, फंड का वो है और फैक्ट्रियों को पहले समायोजित करना है, फैक्ट्रियों से रिक्रूटमेंट को क्रिएट करवाना है, तब आते हैं। अभी 19वां रोजगार मेला 19 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। अभी अब हम इसको पूरी डाटा को स्टडी करते हैं। जो ये पूरा डाटा हमने निकाला था ये सिद्ध पोर्टल से भी निकला है और उसमें भी है, ये NSDC में भी है। तो इस पे आप देखिए
कि NSDC इंटरनेशनल लेवल पे रोजगार मेला 56 बार आयोजित हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, NSDC के द्वारा 56। इज दैट क्लियर? स्टेट में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में 914। ये कंडक्टिंग एजेंसी है। ये जो है ना, ये स्टूडेंट की संख्या है यार, आयोजन की संख्या नहीं है। हाँ, ये आयोजन की संख्या है कि NSDC जो 56 बार इंटरनेशनली आयोजन हुआ है, उसमें नेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, जो नेशनल लेवल पे NSDC के द्वारा 56 बार रोजगार मेला आयोजित किया गया है, उसमें लगभग 2 करोड़ 14 लाख लोगों का पंजीयन हुआ और लगभग 93,000 लोग इसमें सेलेक्ट हुए। और जब स्टेट में देखा जाए तो स्टेट के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में 914 बार रोजगार मेला, जिसमें 162,000 यानी कहना चाहिए कि 1 करोड़ 62 लाख इतने लोगों ने 1 करोड़ 62 लाख नहीं, थोड़ा इसको सुधार करूंगा मैं, ये 2 करोड़ बोल दिया था, ये 21,40,000 है। और स्टेट में 16,20,000 के आसपास कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए। जब प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के ट्रेनिंग सेंटर्स में 43 जगह से आयोजन हुआ रोजगार मेला का, उसमें लगभग 3,000 लोग पंजीकृत हुए। तो इस पे एक एक करके डाटा देखते हैं कि नेशनल लेवल पे 56 बार रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिसमें 21,40,000 लोगों ने पंजीयन लिया और 93,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ओके, और जब हम इस पे आते हैं स्टेट के द्वारा, तो इसमें लगभग 72,000। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देखा जाए तो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स में तो लगभग 1,600 लोग सेलेक्ट हुए, 43 बार आयोजन हुआ और 3,000 लोग पंजीयन करवाए थे। और जो फ्री बेस के जो रहते हैं ना, मतलब उनका कोई ऐसा नहीं है, वो अपने से ही सिस्टम बना लेते हैं ट्रेनिंग ये रोजगार मेला के लिए। तो 21 बार आयोजन हुआ और 3,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, उसमें 1,600 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। SSC के द्वारा भी 484 बार रोजगार मेला आयोजित कराए गए, जिसमें लगभग 16,08,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 1,68,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, पंजीकरण हुए और 76,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। आगे हम जाते हैं कि प्लेसमेंट, ये क्या लिखा है, प्लेसमेंट पार्टीज, थर्ड पार्टी जो होती हैं वो प्लेसमेंट जो जिन्होंने रन कराया है, तो ऐसे 6 बार आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग 8,039 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 3,734 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो जब हम इस डाटा को और अच्छा से देखते हैं तो आप देखेंगे कि रोजगार मेला ऑल इंडिया में लगभग 1,524 बार आयोजन हो चुका है। बार नहीं कहना चाहिए, जगह में, सेंटर्स में 1524 सेंटर्स में आयोजित हो चुका है। ये तो 17 बार हुआ था। और जिसमें इन 1524 सेंटर्स में जहाँ पर रोजगार मेला आयोजित किया गया था, उसमें लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,61,948 लोग यानी 561,000 लोग पंजीकृत हुए और 24,08,596 लगभग 2,48,596 लोग लगभग सेलेक्ट हुए। मध्य प्रदेश में नेशनल लेवल पे 3 बार आयोजन हुआ, स्टेट लेवल पे 103 बार आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से 47 बार आयोजन हुआ और NSDC के MTCs के द्वारा
लगभग 2 बार आयोजित हुआ। एसएससी के द्वारा लगभग 6 बार आयोजित हुआ और प्राइवेट पार्टनरशिप में या फ्री बेस में कोई नहीं आया, लेकिन लगभग टोटल 161 बार मध्य प्रदेश में भी रोजगार मेला का आयोजन संपन्न हुआ। तो ये था रोजगार मेला का डाटा। ओके, तो ऑल इंडिया में आप समझ देख लिए होंगे कि नेशनल लेवल पे रोजगार मेला लगभग 56 बार हुआ, जिसमें लगभग 21 लाख बार बार 21 लाख आता है, 2,14,000 लोगों ने लगभग पंजीयन किया नेशनल लेवल पे और 93,000 लोगों का लगभग सिलेक्शन हुआ। स्टेट लेवल पे 914 जगह पे आयोजन हुआ, जिसमें 1,62,000 लोगों ने पंजीयन किया और 72,000 लोगों का लगभग सिलेक्शन हुआ। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स में लगभग 43 सेंटर्स में रोजगार मेला आयोजित हुआ। 3,000 लोगों ने पंजीयन लिया और लगभग 1,600 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और सेम डाटा जो है फ्री एमटीएस के लिए है, एसएससी के द्वारा भी आयोजन किया गया था। अब आते हैं हम कौशल दीक्षांत समारोह। कौशल दीक्षांत समारोह रोजगार मेला के बारे में जान गए आप, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में जान गए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स स्कीम को आप जान गए। कौशल दीक्षांत समारोह के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कौशल दीक्षांत समारोह होता है ये मोस्टली डीजीटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आईटीआई पास हुए हैं, उनका रिजल्ट आया है। तो जैसे बीटेक एमटेक वाले बच्चे हैं और जैसे आईआईएम वाले बच्चे हैं उनका कन्वोकेशन होता है, तो वैसे ही कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हमारे आईटीआई के बच्चों के लिए भी करवाए जाना ये बात सुनिश्चित किया गया। तो फर्स्ट कन्वोकेशन पे चर्चा करते हैं कि पहली बार कन्वोकेशन हुआ तो उसमें ये पायलट मोड पे देखा गया। तो इसमें क्या किया गया है कि 17/9/2022 को, अर्थात ये 17 सितंबर 2022 को ना हो करके कुछ दिन खिसक गया था और अक्टूबर तक चला गया था। इसमें 14,000 आईटीआई शामिल हुए थे, 8.9 लाख ट्रेनी ये शामिल हुए थे। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रनर जो थे इनको इसमें सर्टिफिकेशन दिया गया था। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा कि सर्टिफिकेशन देने के लिए कि स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल या डेलीगेट्स को बुलाया गया था और इसमें आईटीआई इंडस्ट्री कोई रिप्रेजेंटेटिव है उससे गेस्ट को भी बुलवाया गया था। और इस प्रकार से हर आईटीआई में पहला दीक्षांत समारोह 2022 को सितंबर के महीना से अक्टूबर के महीने के बीच में संपन्न कराया गया था। अब दूसरा कन्वोकेशन जो 2023 में अक्टूबर 2023 को हुआ, उसमें पहली बार नेशनल लेवल पे विज्ञान भवन में भी टॉपर्स को बुलाया गया। तो जो ऑल इंडिया रैंक में जो सीटीएस कोर्स के लिए जो टॉप किए, ऐसे 2 लोगों को मार्कशीट अंक के आधार पे बुलाया गया और ट्रेड के आधार पे लगभग 23 लोगों को टॉप 3 ट्रेड जो टॉप 10 ट्रेड है उनको बुलाया गया। सीटीएस में पीडब्ल्यूडी जो होते हैं विकलांग उनको भी बुलाया गया। इसमें मध्य प्रदेश के प्रशांत उइके जो डिविजनल आईटीआई जबलपुर में जहां वीआई कोपा है, अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड जो कोपा ट्रेड है दृष्टिबाधित, उसमें ये प्रशांत उइके को भी दिल्ली बुलाया गया था सेकेंड कन्वोकेशन में 2023 को। तो इसमें क्या था कि सीटीएस के जो न्यू एज कोर्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया था, वो 2 कैंडिडेट उनसे बुलाए गए थे। फ्लैक्सी एमओयू के अंतर्गत जो बच्चे टॉप किए थे 2 बच्चे उनको बुलाए गए थे। सीटीएस में वुमेन रैंक में जो वुमेन मातृशक्ति में जो वुमेन जो टॉपर थे तो 3 वुमेन को भी बुलाया गया था। सीआईटीएस में मेल और फीमेल दोनों को मिला के लगभग 10 लोगों को भी बुलाया गया था और 100 टॉपर्स लोगों को लगभग दिल्ली बुलवाया गया था। ये सेकेंड कन्वोकेशन अर्थात द्वितीय क्या बोलते हैं उसको, द्वितीय दीक्षांत समारोह के लिए। अब तृतीय दीक्षांत समारोह में ध्यान दीजिए कि 26 अक्टूबर 2024 को ये आयोजित हुआ। ये भी दिल्ली में आयोजित हुआ लेकिन ये कौशल भवन में आयोजित हुआ और जो सेकेंड हुआ था वो विज्ञान भवन में आयोजित हुआ था।
तो जो सेकेंड थर्ड वाला हुआ तो उसमें CTS और CITS ट्रेनी को एग्ज़ाम के कंट्रोलर को भी बुलाया गया है। स्टेट का एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, वो यदि स्टेट से कोई टॉप किया है तो उनको भी बुलाया गया था। ये थर्ड कन्वोकेशन में आया था। और CTS से 32 लोगों को, CITS से 7 लोगों को, फ्लेक्सी MOU से 3 लोगों को, एग्ज़ाम कंट्रोलर 3 गए थे। और इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी, ध्यान रखिए, इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी इसमें बुलाया गया था। NSTI और ITI लेवल पे भी जो टॉपर्स थे, जो टीचर्स थे, उनको भी इसमें बुलाया गया था थर्ड कन्वोकेशन में। और फोर्थ कन्वोकेशन की बात करें हम, जो फोर्थ अभी चौथा कन्वोकेशन हुआ, कब हुआ? ये 4 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ। ये कौशल भवन में नहीं हुआ, विज्ञान भवन दिल्ली में। इसमें 46 फेलिसिटेटेड थे, मतलब 46 लोगों को ये फेलिसिटेट किया गया। फेलिसिटेट करना मतलब कन्वोकेशन में प्रमाण पत्र और रिवार्ड का वितरण किया गया। तो इसमें 100 लोग नहीं बुलाए गए थे, 46 लोग, चुनिंदा लोग बुलाए गए थे। और इसमें मोदी साहब भी आए थे। और आप याद रखिएगा कि जो एक स्कीम थी जिसमें वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट के रूप में फंड भी लिया गया था, तो उसमें 1000 ITI को अपग्रेड करने के लिए जो था, उस स्कीम को भी यहाँ से अनाउंस किए जाने हेतु PM मोदी साहब को बुलाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने जब दीक्षांत समारोह के उपरांत, जब दीक्षांत समारोह हुआ, तो मोदी साहब ने वो जो 1000 ITIयों को अपग्रेड करने के लिए, इंडस्ट्री से लिंक करने के लिए जो स्कीम का नाम लॉन्च किया, जो आप जानते हो नीति आयोग और मोदी साहब की ये खासियत है कि योजनाओं का नाम, ऐसे नाम ज़रूर मिलेगा आपको जो सामान्य, मतलब हमारे जन साधारण को भी वो नाम याद हो सके। तो जैसे है PM सेतु योजना हो गया, बहुत इजी नाम लेकिन अंदर बहुत सारगर्भित नाम है। तो इसमें क्या है, PM सेतु स्कीम को इसमें हरी झंडी दी गई, मान्यता दी गई, अनाउंस किया गया। लगभग 60,000 करोड़ का है ये, पर इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये फोर्थ कन्वोकेशन में इसका डिक्लेरेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर 2025 को ये स्कीम की घोषणा की गई है। और इसमें एक और खासियत बताऊं कि मध्य प्रदेश से जो बैतूल की ITI है, वहाँ से त्रिशा तावड़े नाम की बालिका ने इलेक्ट्रीशियन में 1200 में से 1187 नंबर, अर्थात 98.92% ला के पूरे देश में नंबर 1 अंक अर्जित करते हुए इनाम प्राप्त करी थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, और ख़ासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, और सभी को बधाई इसके लिए। ये देखिए, थोड़ा मैं ये सर्कुलर जो है आदेश, इसको सर्च कर रहा था। ये MSDE, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में DGT कौशल भवन न्यू दिल्ली, मोती बाग न्यू दिल्ली में 19 सितंबर 2025 को ये आदेश पारित हुआ था। 19 सितंबर 2025 को इसमें क्या था, सब्जेक्ट था कि लॉन्च ऑफ नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन एंड सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एंड कौशल दीक्षांत समारोह, स्किल कन्वोकेशन सेरेमनी, इससे रिलेटेड देखिए ये आदेश निकला था। अब इसमें क्या शब्द कहा गया है, इसमें शब्द कहा गया है कि यू आर अवेयर दैट एवरी ईयर द डायरेक्टेड DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइज द कन्वोकेशन सेरेमनी। हर साल जो DGT है ये कन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित करते हैं, और ये CTS CITS इनके टॉपर्स को और फ्लेक्सी MOU के टॉपर्स को इसमें सम्मानित किया जाता है। आगे इसमें कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन एंड सेटिंग अप ऑफ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOs फॉर स्किलिंग। याद रखिए, तो इसको भी ये मई 2025 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई थी। ये 5 साल के लिए ये ट्रेनिंग, ये स्कीम रहेगी। कौन सी? अपग्रेडेशन की स्कीम। तो इसमें ये साफ साफ कहा है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट
The two event launches of national scheme for ITI upgradation and setting up of National Center of Excellence, and fourth कौशल दीक्षांत समारोह स्किल कन्वोकेशन सेरेमनी आर शेड्यूल्ड ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, यहाँ पे लिखा है देखो 2 अक्टूबर 2025 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। वी आर प्रिविलेज्ड दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी विल ग्रेस द इवेंट एंड इंस्पायर अस। तो यहाँ देखने पे समझ में आ जाता है कि मोदी साहब वहाँ पर आए थे और कन्वोकेशन के प्रोग्राम में बच्चों को अवार्ड दिया गया, और अवार्ड देने के समय ही जो पीएम सेतु की घोषणा की गई थी। हालांकि इसमें 2 अक्टूबर 2025 को ये कार्यक्रम होने की बात कही गई थी, पर मैंने जब सर्च किया तो उसका डेट जो है शायद किसी कारण से आगे पीछे चेंज हुआ होगा। तो ये था सर्कुलर जिसमें मैं आपको दिखाना चाहा कि ITI अपग्रेडेशन, और सेम टॉपिक सेम वीडियो हम बाद में भी जब हम DGT के प्रोग्राम्स पे स्टडी करेंगे तो सेम फिर से प्रोसेस में आएगा ये। ओके, जब PM सेतु के बारे में डिस्कस करेंगे तब ये आएगा। ओके, तो ये बात हमने अभी देखा कि मोदी साहब ने जो अनाउंस किया, इसमें क्या लिखा है 4 अक्टूबर को हुआ था भाई साहब, यानी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन नहीं हुआ था कन्वोकेशन, 4 अक्टूबर को हुआ था, 4/10/2025 को हुआ था। और इसमें मोदी साहब ने PM सेतु का अनाउंस किया था। ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि कब हुआ था PM सेतु का अनाउंसमेंट। मध्य प्रदेश में तो पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी कि त्रिशा तावड़े जो है बच्ची, ये कहाँ की रहने वाली है। अब आते हैं दूसरा पारितोष इनाम वाले, उसमें पहला कौशल दीक्षांत समारोह समझ में आ गया। हाँ, ये भी ध्यान रखिए कौशल दीक्षांत समारोह DGT के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन अब हम जिस पे आ रहे हैं कौशल महोत्सव, ये NSDC के द्वारा किया जाता है। हम अवार्ड पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो कौशल महोत्सव का जो ये प्रोग्राम है ये कैसे चलता है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे 3 जगह पे कौशल महोत्सव चलता है। अब आपको मूल बात बताएं, हम कौशल महोत्सव कुछ नहीं है, वो युवा संगम है, रोजगार मेला है, जॉब फेयर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप समझेंगे तो ये 2 टुकड़ों में रहता है कौशल महोत्सव के रूप में। नंबर 1 रहेगा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जो 9 मई 2022 से एवरी सेकंड मंडे को नोडल ITI के कैंपस में आयोजित किया जाता है एट 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स है ना ऑफ स्टेट, जो भी हों उनमें अल्टरनेटिवली होते चलता है। दूसरा है रोजगार जॉब फेयर मेला भी कहते हैं, रोजगार मेला है, और 19 डिफरेंट डेट्स पर 19 डिफरेंट ओकेशंस पर लगभग अभी हम जो चर्चा किए थे कितने बार आयोजित हो चुका है, वो 1524 बार आयोजित हो चुका है। और NSDC के द्वारा कितने बार 56 बार आयोजित हो चुका है। तो कौशल महोत्सव 22 अक्टूबर 2022 से चल रहा है। अब इसमें क्या खासियत है कि स्पेशल इंक्लूजन्स में NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये सब हैं। और RDSD जो होता है वो SSDM को ऑर्डर करके SSDM के माध्यम से रोजगार मेला को आयोजित कराने का और नोडल ITI को इसका व्यवस्था करने का ऑर्डर किया जाता है। और NSDC जो इंडस्ट्री लेड है वो इंडस्ट्री से बात करती हैं SSC के माध्यम से कि फलाना जगह फलाना ITI में रोजगार मेला आयोजित करना है, कौन कौन सी फर्म कौन कौन सी इंडस्ट्री इस पे जाएंगी, जिनकी रिक्रूटमेंट वैकेंसी हो आप वहाँ भेजिए। और बच्चों को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी RDSD के SSDM के माध्यम से, यानी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से नोडल ITI और रोजगार कार्यालय की जिम्मेदारी रहती है। इज दैट क्लियर? आगे हम आते हैं तो रीजनल लेवल पे क्या होगा कि इसको हम कौशल महोत्सव कह सकते हैं, जो क्षेत्रीय एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आयोजित हो। ये इसेंशियल नहीं है कि हाँ हर महीना ये महीना, ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो।
तो इसमें कोई एक चीज़ नहीं होगा, ये उत्सव है। उत्सव के रूप में कोई व्यक्ति पढ़ा भी नहीं है लेकिन उससे काम बनता है, आरपीएल से प्रशिक्षित हुआ है तो वो वहीं पे जाके अपना कुछ चीज़ बनाया है। जैसे हमने एक बच्चे को देखा, वो रोबोट बनाया है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जा करके सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत वहाँ जा करके वो स्वयं का भी अपना एक वो बैनर लगा के और एक हाट अपना वहाँ पे हाट मार्केट की तरह छोटे छोटे बने हैं, उनमें से किसी एक को किराए से या रजिस्ट्रेशन करा के उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करके, मतलब क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के बाद वो वहाँ पे आयोजित कर सकते हैं। तो इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी जा सकते हैं, जॉब फेयर के लिए भी जा सकते हैं, स्किल एग्जीबिशन जो मैं आपको बताया, और इवन जो ये भी बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स का कॉर्नर भी होता है, ये 2022 से स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अब तक में 7 कौशल महोत्सव इसमें हेल्ड हो चुके हैं, यानी आयोजित हो चुके हैं। तो इसमें कामाख्या नगर धेंकुल उड़ीसा में सबसे पहले हुआ, बूंदी राजस्थान में दूसरा, लखनऊ में तीसरा, सिकंदराबाद में चौथा, और संबलपुर में उड़ीसा में पाँचवा, और कोडरमा झारखंड में छठवां, और बिजनौर में सातवां। 7 जगह रीजनल कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। अब आप ध्यान दीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, यानी बिगेस्ट लेवल पे भी यदि युवा संगम की बात की जाए या रोजगार मेला की, तो वो इंटरनेशनल लेवल में वो भी कौशल महोत्सव के अंतर्गत आया है। तो उस पे जब हम देखेंगे तो उस पे देखते हैं तो हमने पाया है कि वो NSDCI के द्वारा आयोजित है, और अप्रैल 2023 को पहली बार हुआ था, जिसमें लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब LTSU, जो अभी हम थोड़ी देर पहले LTSU चर्चा किए थे ना, क्यों किए थे? क्योंकि LTSU में पिछले वीडियो में जब हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट NSDI के लिस्ट देख रहे थे, NSDCI, तो जिनके नाम में NSDCI नहीं था उनमें से एक ये भी थे। कौन? LTSU। तो वो है लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी, जो NSDC के स्किल इंडिया मिशन के पार्टनर है। इन्होंने फर्स्ट टाइम आयोजित कराया था। इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे? इंडिया इंटरनेशनल के लेवल के फर्म थे, UK, USA, दुबई और कनाडा, यहाँ से बड़े बड़े फार्म और कंपनीज यहाँ पर आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे प्लेसमेंट के लिए। और सेकेंड महोत्सव हुआ भरतपुर तो नाम सुनते ही आप समझ गए राजस्थान का है। 19/11/2024 को आयोजित हुआ। 657 एम्प्लॉयर इसमें आए थे, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर आए थे। और कौशल महोत्सव थर्ड जो हुआ था उसका नाम था कौशल महोत्सव के नाम से, ये 17/9/2025 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये हुआ था कॉल्विन कॉल्विन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में हुआ था। कॉल्विन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में इसका आयोजित हुआ था। तो ये हुआ कौशल महोत्सव के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौशलाचार अवार्ड। कौशलाचार अवार्ड क्या है? तो ये कौशलाचार अवार्ड जो है ये 2019, ध्यान रखिएगा, 2019 को कौशलाचार अवार्ड जो है ये लॉन्च किया गया। ये 2 कैटेगरी में है, पहला नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस और दूसरा नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मास्टर ट्रेनर। और पहला है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ट्रेनर, यानी ट्रेनर के साथ में जो मास्टर ट्रेनर्स किसको कहेंगे? जो CITS के कोर्स को पढ़ा रहे हैं NSTI में, वो मास्टर ट्रेनर हैं। और ट्रेनर कौन है? जो ITI वगैरह में पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि DGT, NSTI और ITOT से नॉमिनेशन लेके आती हैं जो मास्टर ट्रेनर्स के लिए रहता है, और ITI इंफ्रास्ट्रक्चर से TO को जो इंस्ट्रक्टर है उनको लेके आते हैं ट्रेनर के लिए, और ATI
ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, ट्रेनर्स है, इनके भी इसमें शामिल होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस में कौन आ सकते हैं, कि कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं इसमें। तो जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, इंडिया स्किल कंपटीशन और इंटरनेशनल जो स्किल कंपटीशंस हैं उनके भी विजेता और उनके लिए जो ट्रेनर थे वो भी इसमें शामिल होते हैं। समझ गए ना? किसमें? नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस किसमें? ट्रेनर में। लेकिन मास्टर ट्रेनर में कौन रहेंगे? NSTI, ITOT, कॉरपोरेट, बड़े बड़े कॉरपोरेट। अब यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं, कॉरपोरेट के अंदर भी जो मैं बताया था ना कि RPL स्कीम नंबर 4 से BC बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर के रूप में जो रहते हैं वो कॉरपोरेट को भी इसमें इनाम दिया जाता है। निस्बड है, IIE है, इनके भी ट्रेनर को इसमें शामिल किया जाता है। सिर्फ NSTI या ITOT या ITI नहीं है, ये जन शिक्षण संस्थान के भी ट्रेनर आ जाएंगे शामिल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, NSDI, NSDC एकेडमी के भी ट्रेनर, उनमें से जो भी है इन सब के भी इसमें इंक्लूजन शामिल है कौशलाचार्य अवार्ड में। ये एक्सेलेंस ये अवार्ड है, इसलिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें जब फॉर्म भरते हैं ना कौशलाचार्य अवार्ड के लिए तब समझ में आता है कि बाप रे, ये तो बहुत सारे डिटेल फिल करना पड़ता है। तब उसमें वो छटनी करते हैं, फिर बुलाएंगे, फिर आपका फिजिकल भी वेरिफिकेशन होगा, तब सेलेक्ट होते हैं। और ये 40 से 50 लगभग हर साल ऐसे टोटल ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर को कौशलाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं स्किल कंपटीशंस पे। ये रह गया था, ओह स्किल कंपटीशन भी है अभी टॉपिक डिस्कशन पे। तो स्किल कंपटीशन पे जब हम आएंगे तो स्किल कंपटीशन पे आप ध्यान रखिएगा कि ये नाम है कौशल की प्रतियोगिता। स्किल कंपटीशन की बात करेंगे हम तो स्किल कंपटीशन में आप बहुत सुने होंगे कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसा करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट इनके जो स्लॉट बने हैं उस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल पे चर्चा करते हैं तो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल क्या है? ये 1950 को इसका स्थापना हुआ है। क्लियर? और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नीदरलैंड जो है उसके एम्स्टर्डम में है। और ये 2007 से इंडिया इसमें पार्टिसिपेशन करना, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में इंडिया पार्टिसिपेट करने लगी है। कब से? 2007 में। और 2009 में कोई खास उपलब्धि थी नहीं। फिर 2011 जो लंदन में आयोजित हुआ था उसमें 15 स्किल्स में 39वां नंबर लगा था हमारा देश का। और 2013 में जो लीपजिग में आयोजित हुआ था उसमें 22 स्किल में 33वां रैंक लगा था हमारा। मतलब 22 स्किल्स माने 22 जो लगभग 50-60 स्किल्स होते हैं तो 22 स्किल्स में हम लोग पार्टिसिपेशन दिए थे। और साओ पालो में हुआ था 2015 को, उसमें 27 स्किल्स में 29वां रैंक अर्जित किए थे। ओके, अब फिर आगे आते हैं 2017 को अबू धाबी में ये आयोजन हुआ था। उसमें 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और ये मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी प्राप्त हुए थे। 2019 जो कजान में आयोजित हुआ था उसमें 1 गोल्ड पाए थे हम लोग और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज अवार्ड पाया गया था। ओके, अब जब तो कौशलाचार्य के अवार्ड में 2022 को 15 कंट्रीज़ कोविड के कारण से ये लगभग 15 कंट्रीज़ में आयोजित किया गया था, अलग अलग जगह छोटे छोटे यानी आसपास के, उनमें पर्टिकुलर एक कंट्री में आयोजित नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से ये बीजिंग में होने वाला था, कोविड के कारण से वो नहीं हुआ था क्योंकि वहीं से तो ये बीमारी आई थी। तो इसमें 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हमारे देश के खाते में आए थे। 2024 को ये हुआ था यूरेक्सपो लायन FR, ये कोई जगह का नाम है। इसमें 89 कंट्रीज और 52 स्किल्स के लिए हुआ था। इंडिया से 60 कंपटीटर्स गए थे और 20% इसमें क्या थे? फीमेल। क्लियर? 12 ITI के भी गए थे 2024 में, ITI पढ़े भी गए थे। 5 एंटरप्रेनर गए थे और 13वां स्थान प्राप्त किया था हम लोगों ने।
4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे 2024 में। और अभी 2026 में शंघाई चाइना में 22 से 27 सितंबर 2026 को आयोजित होना है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। तो 2024 का याद रखिएगा कि ये हुआ था, फ्रांस में हुआ था यार 2024 का, ओके। और 89 देश और 52 स्किल में हुआ था, ओके। फिर ये इंडिया से 60 कंपटीटर्स गए थे, 20% फीमेल कंपटीटर्स थी, 12 ITI से थे, 5 एंटरप्रेनर्स से थे और 13वां स्थान हम लोगों ने अर्जित किया था। 4 ब्रॉन्ज मेडल हमको मिले थे फ्रांस में जो 2024 में आयोजित हुआ था वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, उसकी कहानी है, राइट। अभी हम देखेंगे कि इसी के तारतम्य में वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन भी लॉन्च हुआ है। ये 2018 से लॉन्च हुआ है। हेड ऑफिस इसका अबू धाबी है। क्रिकेट का तो मालूम हुआ है, हाँ। अभी 2018 का अबू धाबी में आयोजित हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड एशिया स्किल का। 2023 में अबू धाबी में ही आयोजित हुआ और 2025 में ताइपे ताइवान में आयोजित हुआ था। ताइवान किस लिए मालूम है, जाना जाता है। वर्ल्ड में जितने सेमीकंडक्टर की चिप बनती है 97% चिप ताइवान में बनती है। सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन की ओरिजिनल उत्पादन हो रहा है ना, होता है, वो सिर्फ ताइवान में होता है। तो इसलिए चाइना उसको कब्जा करना चाहता है। अभी देखो ताइपे ताइवान में हुआ था, इंडिया इसमें पहली बार डेब्यूट किया था 2025 को। इसमें क्या थे, 27 से 29 नवंबर 2025 के बीच में ये कंपटीशन का आयोजन हुआ था, एशिया कंपटीशन का। 23 कंपटीटर्स गए थे और इसमें 21 स्किल्स शामिल थे, राइट। माने 21 स्किल्स, थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ, 21 स्किल्स शामिल थे और 21 एक्सपर्ट गए थे। 8वां रैंक लगा था इंडिया का, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडल ऑफ एक्सलेंस मिले थे। 1 सिल्वर जो मिला था वो मुस्कान नाम की बच्ची को मिला था, पेंटिंग के लिए मिला था। ये ध्यान रखिएगा, 2025 के एशिया स्किल्स में मिला था, ताइपे ताइवान में हुआ था। और कब हुआ था, 27 से 29 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था। और ठीक 2 साल बाद 2027 को आयोजित होगा फिलीपींस में। मनीला की राजधानी कि फिलीपींस की राजधानी, ठीक। तो आप इसको ये देखे होंगे कि एशिया वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 9, 11, 13, 15 हर 2 साल बाद देखना, 17, 19, 22, 21 में होना था, कोविड के कारण छूट गया, फिर 22, 24, फिर 26। और आप देखना कि ये हर 2 साल में आयोजित होता है। और एशिया कंपटीशन को देखना है आपकी, जब वहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। ये 24 में हुआ वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, तो 25 में हुआ एशिया कंपटीशन, और 26 में हुआ वर्ल्ड कंपटीशन, तो 27 में होगा एशिया कंपटीशन होगा, राइट। अब हम आगे आते हैं कि मेरे प्यारे देश में, मेरे प्यारे भारत देश में जो इंडिया स्किल कंपटीशन होता है, इसी में जहां कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के स्टूडेंट्स जाते हैं, वो कैसा होता है। तो इंडिया स्किल कंपटीशंस पे आते हैं, तो इस पे देखिएगा कि ये 2016 से स्टार्ट हुआ है, 20 स्किल्स हैं। ये आप बात समझिए, इसको आप भ्रमित होकर के नहीं समझना। ये वर्ल्ड स्किल में इंडिया से कोई टॉपर्स लोगों को रिप्रेजेंटेट करके भेजा जाता था वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में। कब से भेजा जाता था, 2009 से, फिर 2011, 2013, 2015, 3 बार ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज यहाँ से अलग अलग सेलेक्ट होकर के जाया करते थे। लेकिन अभी 2016 के बाद ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है कि वहाँ जाने के लिए पहले स्टेट या नेशनल लेवल पे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है ट्रेनीज को, स्टूडेंट को, स्किल पर्सन्स को। तो उसको कहते हैं स्किल इंडिया कंपटीशन। इससे एक जो स्किल की कंपटीशन के लिए जो भावना है व्यक्ति के अंदर अपने हुनर को निखारने के लिए, वो भी बढ़ता है। तो इसमें हम आएंगे इंडिया स्किल कंपटीशन पे।
हेलो। तो इंडिया स्किल कंपटीशन में देखिएगा 2016 से स्टार्ट हुआ। इसमें 20 स्किल शामिल थे उस समय, 5000 लोग रजिस्टर्ड हुए थे और 16 नेशनल लेवल पे 160 लोग नेशनल लेवल पे इस पे पार्टिसिपेंट शामिल हुए थे। नहीं, 160 नेशनल लेवल पे, मतलब ये स्किल्स हैं, नहीं स्किल्स भी नहीं है, 160 लोग नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुए थे। फिर आगे आते हैं हम कि 2018 पे क्या हुआ था कहानी, कि इसके 2 साल बाद 50 स्किल्स में अब 50,000 लोग रजिस्टर्ड हुए 2 स्टेट में और 4 रीजन्स में इसका आयोजन किया गया। ओके। अभी फिर आगे आएंगे हम तो 2000 किस में 21 में आ जाते हैं। तो 2021 में 54 स्किल्स 56 स्टेट में और लगभग 2,50,000 लोग रजिस्टर्ड हुए थे। यानी रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अब आगे आएंगे तो 2023 में क्या कहानी है कि 2023 में जब आप देखेंगे तो 2023 में 2023 में 61 स्किल, 52 ऑफिशियल और 9 एग्जीबिशन, यानी 9 ऐसे लोग थे जो एग्जीबिशन के उद्देश्य से आए थे। और सिद्ध पोर्टल रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हुआ वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल कंपटीशंस के लिए, और नाम हुआ उसका वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल कंपटीशन। ओके। अब ये कंपटीशन जो आयोजित हुआ 2024 को आयोजित हुआ, लेकिन पंजीयन हुआ 2023 में। अब इसमें कहानी कहाँ चली गई कि 2024 के जो है इसमें 450 इंडस्ट्री पार्टनर, 400 नेशनल और कंपटीटर्स और 36 स्टेट और 47 स्किल्स की इसमें भागीदारी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक राहुल विश्वकर्मा जो कारपेंटर हैं उसको एक गोल्ड प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश से इंडिया स्किल कंपटीशन में। वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल नाम है उसका, तो इंडिया स्किल कंपटीशन में। अब जो 2025-26 को फिर आयोजन हुआ वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, तो इसमें सिद्ध पोर्टल में पंजीयन की संख्या आप देखेंगे तो सिद्ध पोर्टल पे पंजीयन की संख्या में कितने की एडमिशन क्लोज अक्टूबर 2025 को 635 स्किल और 15,721 एम्प्लॉयड, यानी ऑलरेडी व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं वो भी इंडिया स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेंट बन गए। और आप देखना कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 32,54,000 ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,25,410 जो पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये क्या चीज़ है यार, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये सिद्ध पोर्टल में ना ये डाटा अलग है, ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की नहीं है। वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल का कंपटीशन का 2024 का हुआ था। 2025-26 के लिए ये इतने लोग एलिजिबल रहेंगे, तो ये सिद्ध पोर्टल पे शो हो रहा है। अभी हम देखेंगे ये वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल कंपटीशन के डाटा को, तो और अच्छा से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम कि वर्ल्ड स्किल PWD यानी फिजिकल जो डिफिशिएंट हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए एबलिम्पिक होता है। उनके लिए क्या कहलाता है, एबलिम्पिक कहलाता है, एबलिम्पिक। तो इसमें कोई एज की लिमिट नहीं होती, हर 4 साल में आयोजित होता है। ऑन पर्सन ऑन और ट्रेनिंग ऑफ, यदि कोई पर्सन ट्रेनी है तो भी हो जाएगा, या जॉब में है तो भी वो पार्टिसिपेंट बन सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डेमोस्ट्रेट लेवल भी इसमें होता है। और 16 स्किल्स इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, जैसे पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोस्टर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी। यदि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, नहीं चल पा रहे हैं, मूवेबल नहीं है, तो वो बैठे बैठे इनमें आयोजन कर शामिल होते हैं। और इसमें जो 10वां विकलांगों के लिए एबलिम्पिक आयोजित हुआ था वो 23 से 25 मार्च 2023 को मैच फ्रांस में ये भी आयोजित हुआ था। और 11वां जो एबलिम्पिक हुआ था वो फिनलैंड में आयोजित होना प्रपोज्ड है 2027 में। ओके, फिनलैंड में फिक्स है अभी ये। अब इंडिया स्किल में PWD के लिए अक्टूबर 2015 से ये सेक्टर है, NSDC के अंतर्गत है।
सेक्टर स्किल पीडब्ल्यूडी जो बनाया गया है वो जिम्मेदार है इंडिया से पार्टिसिपेंट्स को कहाँ भेजने के लिए, ले जाने के लिए, ये है ओलंपिक्स में ले जाने के लिए। कौन सा? ये SSPWD सेक्टर जिम्मेदार। और डेमोस्ट्रेट स्किल मतलब डेमोस्ट्रेशन का भी होता है कंपटीशन। तो डेमोस्ट्रेशन में क्या है? तो डेमोस्ट्रेशन में योगा करके दिखाओ, शू मेकिंग लेदर में और गारमेंट मेकिंग लेदर में, ये 3 चीज़ें डेमोस्ट्रेट लेवल पे ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के हिस्सा चुने गए हैं। इसके अलावा 6 ऐसे चीज़ चुने गए हैं वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में, जो इसको 6 कैटेगरी में बांटा जाए। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग टेक, ICT और ये लिखा है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, क्रिएटिव आर्ट एंड फैशन और स्पेशल एंड पर्सनल सर्विसेज। इस प्रकार से 6 कैटेगरी में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन को डिवाइड किया गया है। और न्यू एज स्किल में जाएंगे तो डिजिटल कंस्ट्रक्शन, रोबोट सिस्टम है और एडिटिव मैन्युफैक्चर मैंने जानते हो 3D प्रिंटिंग। जैसे 3D प्रिंटिंग में अपने आप वो जैसे एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है 3D प्रिंटिंग में। तो इंडस्ट्री है 4.0 AI और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, मोबाइल ऐप है, ML नेमेट लैब है। इन पे ये ब्लॉकचेन BC लिखा है मतलब ब्लॉकचेन, इन ये न्यू एज के कोर्स हैं जिन पर भी वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में ये एक्सेलेंस कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। मूल रूप से 6 कैटेगरी तो होते हैं, राइट, मूल रूप से 6 कैटेगरी तो होते हैं, पर इनको भी शामिल किया गया है। अब हम आते हैं एक स्ट्रक्चर पे हम स्टडी करेंगे कि पहले तो हम स्टेट लेवल पे और चर्चा कर लेते हैं हमारे इंडिया के। तो स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन हो रहा है वो स्टेट होने के बाद फिर वो रीजनल लेवल पे जाता है, फिर रीजनल लेवल के बाद फिर वो नेशनल लेवल पे जाता है इंडिया स्किल कंपटीशन के लिए। तो स्टेट लेवल पे सेलेक्ट व्यक्ति कौन कौन से स्टेट कौन कौन से किस किस रीजन में शामिल होते हैं जो वहाँ के NSTI में आयोजन किया जाता है। जैसे ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आते हैं। वेस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दमन दीव दादर नागर हवेली आते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ रीजन में कौन आते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ रीजन में आते हैं। साउथ रीजन में कौन कौन आते हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये साउथर्न रीजन में आते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन एक अलग रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, इसमें सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, ये पूरे 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट के एरिया इसमें आते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं कि एक स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे कि जो ये इम्प्लीमेंटिंग ये PIA की कंपटीशन को ऐसा कौन कौन है जो इसको क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। तो PIA की कंपटीशन को फुलफ़िल करने के लिए NSDC सबसे बड़ी संस्था के रूप में है, परंतु MSDE इसका कार्य विभाजन कर देते हैं। तो NSDC, DGT और सिद्ध पोर्टल, इसमें तीनों की जिम्मेदारी आती है। ये इंडिया स्किल वर्ल्ड स्किल कंपटीशंस के लिए। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करके हम आगे और जाएंगे तो देखेंगे कि NSDC में SSC आते हैं। अब SSC का क्या काम है? इंडस्ट्री पार्टनर्स होंगे इसके अंतर्गत, यानी वर्ल्ड स्किल या इंडिया स्किल कंपटीशन में सिर्फ ITI के बच्चे नहीं हैं, फैक्ट्री के, कॉरपोरेट के,
वहाँ काम करने वाले व्यक्ति, वहाँ की ट्रेनिंग सेंटर में सिखाने जाने वाले व्यक्ति, यानी इसकी एज है कि 23 साल के नीचे जो भी हो, चाहे एम्प्लॉय हो, इवन एम्प्लॉयर हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, और जो भी स्किल को जानते हैं वो व्यक्ति सभी उस पे आ सकते हैं। तो जब इंडस्ट्री या कॉरपोरेट से आएंगे तो किसके माध्यम से आएंगे, तो वो एसएससी के माध्यम से आएंगे। तो कौन कौन आएंगे, इंडस्ट्री पार्टनर्स आ सकते हैं, वॉलेंटियर, आपने स्वेच्छा से, कोई किसी को नहीं जानता, अकेले डायरेक्ट। कॉरपोरेट आ जाएंगे, कंप ये लिखा है कंपटीटर्स आ जाएंगे, ट्रेनर्स आ जाएंगे, और एंटरप्रेनर्स जो होते हैं उद्यमी, एंटरप्रेनर्स भी इस पे आ जाते हैं। सब किसके माध्यम से, एसएससी के माध्यम से। अब हम बात करें तो डीजीटी की बात करें तो डीजीटी में कैसे कैसे आएंगे, तो डीजीटी के बाद एसएसडीएम यानी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जैसे मध्य प्रदेश में एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, एमपीएसएस, डीईजीबी, ये है शामिल। फिर ये कैसे होगा, तो पहले ब्लॉक लेवल की आईटीआई में एडवर्टाइजमेंट करके कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनल किया जाएगा सूची कौन कौन एलिजिबल हुए। फिर डिवीज़न आईटीआई, डिवीज़न लेवल पे आईटीआई और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिवीज़न लेवल पे कोई एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के साथ बात करके वहाँ कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, एसएसडीएम का जो पार्ट है। तो जो आयोजन होगा उसमें कौन होंगे कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन निकालने वाले फिर स्टेट लेवल पे चले जाएंगे। तो जो स्टेट लेवल पे जाएंगे वो भी सिद्ध पोर्टल के माध्यम से, अथवा जो जितने ये लोग हैं, ये मतलब ये इंडस्ट्री से लेकर के ये जो भी जाएंगे ये सिद्ध पोर्टल के माध्यम से। जो ब्लॉक लेवल से, यहाँ से जिला लेवल से, डिवीज़न लेवल से जाएंगे वो भी सिद्ध पोर्टल के माध्यम से। तो ये है सिद्ध पोर्टल का खेल। फिर इसमें क्या है, अकेडमियाँ जो भी आएंगे तो पर ट्रेड या पर स्किल में मैक्सिमम स्टेट से 4 एकेडमिक्स को 4 मतलब कुशल व्यक्ति को कंपटीशन के लिए नेशनल लेवल पे भेजा जाएगा, जिससे सब ने मान लो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल के बारे में कंपटीशंस पे आए हैं, तो कोई पॉलिटेक्निक वाला है, कोई इंजीनियरिंग वाला है, कोई लाइनमैन आ गया, समझना, और कोई किसी फैक्ट्री से आ गया, पता चला वो कोई बड़ी सी फैक्ट्री हो वहाँ पे काम करने वाला बच्चा आ गया, उसकी उम्र है। तो टोटल कंपटीशन में टोटल 4 लोग पर ट्रेड पर स्किल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल के लिए क्या किए जाएंगे, भेजे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और वो जाएंगे सीधे सीधे अपने अपने रीजनल कंपटीशंस में, ऑफिसर्स में, जो नोटिफाइड किया जाएगा कि किस प्रमाइसेस में, किस इंस्टीट्यूशन पे, किस जगह पे रीजनल कंपटीशन आयोजित किया जाना है। तो जो रीजनल कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद इस इंडिया लेवल पे जाएंगे, इंडिया लेवल के बाद वर्ल्ड स्किल कंपटीशंस के लिए वो एलिजिबल हो करके वहाँ पार्टिसिपेंट बनेंगे। और वही एशियन वर्ल्ड एशिया कंपटीशन के लिए भी वहीं लिस्ट तैयार होगी, और पीडब्ल्यूडी इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए भी तैयार लिस्ट होगी। अब आप बताइए, ये था वीडियो एंड क्लोज, कैसा समझ में आया वीडियो। ये 1 घंटा 47 मिनट तक चला गया ये वाला वीडियो। अभी इसमें हम जो भी चीज़ स्टडी किए हैं उसका हम एक बार चल के और सिद्ध पोर्टल पे इनकी डाटा को लेटेस्ट अभी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देख के पढ़। ये हम आ गए नैप्स डीबीटी डैशबोर्ड पे। ये नैप्स डीबीटी डैशबोर्ड जो है ये किसका है, ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध पोर्टल पे आ गए हम लोग। ओके, तो सिद्ध पोर्टल पे जब हम आए तो ये देखिए कि ये तो बहुत लंबा है, पे आउट एनालिसिस एरर, ये नैप्स स्कीम के बारे में बता रहा है। डैशबोर्ड निकालता हूँ मैं, समरी पे आते हैं ज़रा, समरी ही है, पे आउट,
ये देखेंगे आप कि इसमें कितने एस्टेब्लिशमेंट को नैप्स स्कीम से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। ये उसका डाटा बैंक है। एनरोलमेंट बेस पे नहीं आ रहा है यार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यहाँ आते हैं, यहाँ क्या डाटा बैंक, NPCI स्टेटस, ये क्या डाटाबेस है, बेनिफिशियरी लेवल पे। ये कुछ दिया है देखिए सिद्ध पोर्टल में, स्टाइपेंड पेमेंट, और उनको ये DBT के द्वारा पेड किया गया है। तो देखो क्वेस कार्प लिमिटेड है, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। हाँ, अब आप देखेंगे कौन कौन है। तो इसमें आप पाएंगे कि ये क्वेस कार्प लिमिटेड है, डिजिटाइड सॉल्यूशंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, टीम लीज सर्विसेज है। ये मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी हैं ये। अप्रेंटिस 10 एस्टेब्लिशमेंट बाय नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस पैड। अच्छा, इनके द्वारा अप्रेंटिस कितने लोगों को पैड किया गया है? लगभग 58,000 लोग ये क्वेस को दिया गया है। ये रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, फिर हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला, देखिए आदित्य बिरला फाउंडेशन, हायर के रिलायंस के, ठीक है, फिर सील HR। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी प्रयास किया जानने को कि नैप्स क्या है, नैप्स के बारे में डिस्कस किया। नैप्स 2.0 कब आया, DST क्या था, दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे। DST को कब डीलिंक किया गया नैप्स स्कीम से, और PM नाम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला क्या है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होंगे, रोजगार मेला क्या है, कब आयोजित हुआ, कितनी बार हुआ, कौशल दीक्षांत समारोह के बारे में हमने समझा। और हमने समझा कि कौशल महोत्सव क्या है, कौशल महोत्सव कब कहाँ हुआ, कौशलाचार अवार्ड के बारे में समझा, स्किल कंपटीशंस के बारे में हमने समझा महत्वपूर्ण। अभी आपको वेल विशिंग और गुड विशिंग के साथ हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे, हम पे, सब पे बनी रहे। बोलिए राधे राधे। ये मेरा चैनल है, जाने के पहले प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके नियर एंड डियर को भी सब्सक्राइब कराइएगा। हम ट्राई कर रहे हैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, पर आपकी सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है हमारे लिए। तो ठीक है, राधे राधे, जय जगन्नाथ जी।